नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। आज के इस बहुजन संवाद में आज का बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि पूरा विश्व विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आज के दिन को अर्थात 8 अगस्त को मनाता है। 9 अगस्त को मनाता है, परंतु आज ही हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। दरअसल हर एक आदिवासी का जीवन जंगल से, जंगल की जमीन से, नदियों से, पेड़ पहाड़ों से और झरनों से जुड़ा है। और आदिवासी की एक अपनी अलग संस्कृति होती है। आदिवासी का एक अपना पूरा समाज है। आदिवासी के जंगलों पे सिर्फ और सिर्फ एक आदिवासी का ही अधिकार रहता है, होता है, माना जाता है। साथियों, आदिवासी मतलब जो जंगल में रह के अपने विकास करते, संस्कृति का विकास करते और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, वो समाज कहा जाता है। आज आदिवासी समाज दिन प्रतिदिन संघर्ष करता आ रहा है। यदि कोई भी परेशानी या मुश्किल आती है तो आदिवासी समाज एक साथ मिलकर, एकजुट होकर उस मुश्किलों को खत्म करने और सामना करने का काम करता है। परंतु आज आदिवासी समाज के अंदर भी फूट डालने की बात चल रही है। कुछ लोग मतलब जो आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं और खुद आरएसएस वाले आदिवासी समाज को वनवासी कहते हैं और वनवासी कह के उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पिछड़ा और जंगल में रहने वाला बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस शब्द का भी विरोध करते हैं। जैसे दलित समाज को हरिजन शब्द दे दिया गया था, कथित तौर पे हरिजन शब्द दिया गया था। बहुत ज्यादा विरोध करने के बाद हमने हरिजन समाज का जो टैग था उसको मिटाया। तो आज इसी तरह से एक टैग आदिवासी समाज को वनवासी कहकर ये नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस ने, मनुवादियों ने दे दिया है। तो आज भी आदिवासी का संघर्ष अपने जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, वृक्ष, पेड़ पौधे सबके लिए चला आ रहा है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं राधे श्याम काकोड़िया जी, जो आदिवासी नेता है, शहडोल से है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं प्रफुल्ला समंतारा जी, जो हमारे संयोजक है लोक शक्ति अभियान उड़ीसा से जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विद्या भूषण रावत जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तराखंड से जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ विचारक और सामाजिक एकता में विश्वास रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं सभी पैनलिस्ट साथियों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर अब बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम में आगे की चर्चा को बढ़ाने के लिए प्रफुल्ला सामंतरा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सामंतरा जी संयोजक है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचार इस विषय के ऊपर रखिए। जी, प्रफुल्ला सामंतरा जी। रत्ना जी, सभी को जिंदाबाद। मैं अभी रास्ता में हूँ। मैं अभी आज जा रहा हूँ एक आदिवासी इलाका। कल जो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस है, उसके लिए हम एक साउथ उड़ीसा, जो दक्षिण उड़ीसा के जितने जन आंदोलन है उनको इकट्ठा करके नेशनल अलायंस पीपुल्स मूवमेंट, जो जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से कल एक बड़ा जुलूस होगा और स्मारक पत्र दिया जाएगा मुख्यमंत्री को, क्योंकि अभी नई नई सरकार उड़ीसा में हुई है और क्लेम दावा करते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो गए तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए कल विश्व आदिवासी दिवस में आदिवासी के जो अस्मिता को लेकर, आदिवासी के साथ दलित भी है हमारे साथ, तो दोनों जो आदिवासी अर्थ जो मूलवासी, तो मूलवासी को लेकर कल जो है विश्व में हमको आज हम जब सब लोग मानेंगे कि जो मूलवासी आदिवासी अभी तक भारत में भारत सरकार मानती नहीं है।
जो जाति संघ में सभी दुनिया में जिसको इंडिजिनियस कम्युनिटी बोलते हैं आदिवासियों को, हमारे देश हमारे भारत आज तक ये इंडिजिनियस कम्युनिटी मानती नहीं है भारत सरकार। तो हमारी दावा होना चाहिए, हमारा मांग होनी चाहिए कि आज तक क्यों नहीं हुआ है दुनिया भर में। क्योंकि आज अभी भी जो सरकार है, अभी जो बीजेपी आरएसएस सरकार है, वो मानती नहीं है आदिवासी मूलवासी है। और आर्य है वो विदेश से आए हैं, वो भी मानती नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है हमको ये मांग को लेकर चलना पड़ेगा। काल जो आदिवासी दिवस है उसमें हम सवारी आवाज होनी चाहिए कि भारत सरकार जाति संघ का जो मान्यता, मूलवासी है आदिवासी इंडिजिनस कम्युनिटी, जो वर्ड इंडिजिनस कम्युनिटी भारत में, भारत सरकार और हमारे देश में इसको इस्तेमाल किया जाए और स्वीकृति दिया जाए। दूसरी बात है, अभी तक अब हम जानते हैं कि जो 50 शेड्यूल्ड है संविधान में, 6 शेड्यूल्ड संविधान में, जो प्राकृतिक संसाधन का जो मालिक कौन है? मालिक तो सरकार नहीं है, मालिक तो कोई व्यक्ति नहीं है, मालिक तो कंपनी नहीं है। और 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट की जो राय है, ऐतिहासिक राय हमारे उड़ीसा के नियमगिरी के ऊपर, डंगुरिया आदिवासी के ऊपर जो उनका हक है, तो वो तो राय आ गई। 50 शेड्यूल, पेशा और जंगल अधिकार कानून 2006 का, ये तीनों का लेकर सुप्रीम कोर्ट की राय आया 2013 में। ये जब तक जहां आदिवासी समाज है, जहां जंगल है और जहां शेड्यूल्ड एरिया है, उनका कोई जो जमीन हो, खनिज हो, नदियां हो, जो भी प्राकृतिक संपदा हो, वो मालिक को उनका कम्युनिटी है। और ग्राम सभा तय करेगा। ग्राम सभा सबसे ऊंचा है, लोकसभा से ऊंचा भी है, क्योंकि फैसला ग्राम सभा करेगी, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई राज्य और केंद्र सरकार। तो इसको लेकर जो राय आई, उसको लेकर 12 ग्राम सभा हुई सरकार की ओर से। क्यों हम तो 112 ग्राम सभा करो, तब भी उनको लगा हम 12 गांव ले जाएंगे और 12 गांव को हम कैप्चर कर देंगे, पैसा में हमें कंपनी लोग सब मिलकर लगा कि उनको मिल जाएगा राय। तो 1 ग्राम सभा में 4 वोटर थे, ऐसा भी गांव वो सुना गया था। और वो 4 वोटर भी बोल दिया कि हम ये जो नियमगिरी मांग को हम बिक्री नहीं कर पाएंगे, हम उसको बचाएंगे। तो वही जो राय है सुप्रीम कोर्ट का। अब उससे पहले भी 1997 में जो समता वर्सेस आंध्र प्रदेश, सोई सुप्रीम कोर्ट में बोले थे कि कोई आदिवासी इलाका के कोई जमीन हो, कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा गैर आदिवासी को। फिर भी हमारे देश में जो सरकार, स्टेट, राष्ट्र हो या राज्य हो, वो मानते नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं। और हर दिन आप देखेंगे ये तो कानून को ही बदल दिया जाता है, रूल्स को बदल दिया जाता है। अभी तक उड़ीसा में और बहुत राज्यों में पेशा कानून को स्वीकार किया गया, मगर रूल्स नहीं हुआ है अभी तक। ग्राम सभा के अधिकार को मान्यता नहीं दिया गया है अभी तक। तो इसीलिए आज जब हम कल अगस्त 9 में जो विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे, सभी लोग, हम भी मनाएंगे, तो हमारी मांग आज भी है कि ये पब्लिक जो आदिवासियों का समाज का जो अधिकार है, जो संविधान में दिया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में लागू किया गया, मिला है जो अधिकार, उसको लागू किया जाए। और जो जितने भी देश में अभी जो जमीन या खनिज बिना ग्राम सभा के जो स्वीकृति में दिया जाता है, उसको रद्द करो। तो कल हमारी ये मांग मुख्यमंत्री के पास रहेगा, जो जितने भी ये जो पूर्व सरकार और केंद्र सरकार जो अप्रूव किए हैं बिना ग्राम सभा में, उसको बातिल करो, उसको कैंसिल करो और ग्राम सभा को पुश करो, आप फैसला लो। ये कल हमारा हजार लोग आएंगे रायगढ़ में, जो साउथ उड़ीसा में एक सेंटर है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहां सीजी माली के बचाने के लिए वेदांत के खिलाफ लड़ते रहते लोग हैं। और पहले से भी 2000 में 16 दिसंबर 2000 में वहां पर भी लड़ाई हो रही थी, ये बक्साइड को विरोध करने के लिए, गांव के झरना को बचाने के लिए।
तो उस समय उस दिन 3 आदिवासियों की हत्या हुई, पुलिस गोली में शहीद हो गए। तो आज भी हमारे उड़ीसा में हर जगह लड़ाई चलता रहता है प्राकृतिक संसाधन बचाने के लिए और आदिवासी के अस्मिता को बचाने के लिए, आदिवासी का अधिकार को बचाने के लिए, आदिवासी के सांस्कृतिक सामाजिक जो अधिकार है, सुरक्षा है और आर्थिक सुरक्षा है, उसको बचाने के लिए और संविधान को लेकर जो बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान मिला है, तो उसको लेकर जो 50 शेड्यूल्ड है और ग्राम सभा है, पेशा है, उसको कैसे हर राज्य सरकार, हर और केंद्र सरकार उसको मानेंगे, मानते रहेंगे और उसी हमारी इच्छा है और मांग भी है। अकाल जो दिवस है, हम सभी आदिवासी कम्युनिटी को हम बधाई देते हैं और इसके साथ साथ हम मिलकर उनके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। रत्ना जी म्यूट है आप। आपकी आवाज हेलो रत्ना जी आप म्यूट है। नहीं हो गया अभी अच्छा, अभी डिस्टर्ब होता है। हाँ नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा अभी आता है अभी। हाँ अभी मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल जो आदिवासी दिवस है उस दिन में हमारे मांग होना जरूरी है कि हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार 5th शेड्यूल्ड 5वां अनुच्छेद संविधान का पेशा और जंगल अधिकार कानून को ठीक से लागू करे और बिना ग्राम सभा स्वीकृति में किसी भी चीज को, किसी भी संपत्ति को, किसी भी संसाधन को हस्तांतरण मत करो प्राइवेट कंपनी को। और प्राइवेट कंपनी का जो लूट है उससे बचाने के लिए जो संघर्ष जारी रहेगा उसमें हम शामिल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल सामंतरा जी। अब हमारे साथ डॉक्टर अभय ओहरी जी भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जितेंद्र मीना जी जुड़ चुके हैं, श्री माधव सरकुटे जी जुड़ चुके हैं। इन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ ही आज जो यहाँ पर प्रफुल्ल सामंतरा जी ने मांग रखी है कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो भी पेशा एक्ट है उसको सही तौर पे बिल्कुल ठीक तरीके से लागू करें और जो भी निर्णय लिए जाए वह सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा की मंजूरी के साथ ही लिए जाए। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में राधेश्याम कोकरिया जी भी जुड़ गए हैं। तो मैं अब वो आदिवासी नेता है शाहडोल से, मैं राधेश्याम कोकरिया जी से कहना चाहूंगी कि आप अपनी बात को रखिए। जी राधेश्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सकापाड़ी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ मेरी आवाज आ रही है। सबको वर्ल्ड इंडिजिनियस डे की बिफोर जो है आपको बहुत बहुत बधाई। सेवामान, बल्ले बल्ले का सेवामान। तो आपने मुझे मौका दिया और मैं जल जंगल जमीन की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी हाल में ही जो है आंदोलन किया था और उस आंदोलन में मैं अभी 10 माह जो है जेल में काट के आ रहा हूँ। मेरी विडंबना और समस्या ये है कि जो आदिवासियों को हक अधिकार मिले, हम आदिवासियों के विषय में चिल्लाते हैं और भारतीय संविधान में आदिवासी शब्द हमको कहीं नहीं मिलता है। उसमें मिलता है शेड्यूल ट्राइब्स। और हमारे जितने भी ज्ञापन जाते हैं, हमारे जितने भी आंदोलन होते हैं, तो उस पे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान की बात हम करते हैं, जैसे अभी हम वर्ल्ड इंडिजिनियस डे की बात कर रहे हैं तो हम उसको आदिवासी बोल रहे हैं, लेकिन 193-94 देशों ने बैठकर जो है 1994 में 9 अगस्त को जो है इंटरनेशनल इंडिजिनियस डे बनाया था, स्वदेशज दिवस जो बनाया था। तो हम उसका जो है शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं करने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार में बैठे हुए बाशिंदे हैं, जो हमारे जनता से जो चुन के जाते हैं, जो विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद चुन के जाते हैं, वो इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। हम चुन के भेजते हैं हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते। और जैसे आप मैडम ने बोला कि जो आरएसएस है मनुवादी है, तो आरएसएस मनुवादी की जो विचारधारा है वो सबसे पहली विचारधारा ये है कि वो आदिवासियों की जो हमारे कोइटुअर जनों की जो कल्चर है, सिस्टम है, उसको खत्म करना चाहते हैं।
हम प्रकृतिवादी हैं और हम इस प्रकृतिवादी हैं तो हम जो है जल जंगल जमीन को संरक्षण करते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका भक्षण करते हैं। लेकिन आजादी के 75 साल हो गए। सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा विषय ये है कि आजादी के 75 साल में भी जिसके लिए ये संविधान बना है उसको उसको संविधान के विषय में जानकारी नहीं। जैसे हम यहाँ पे सभी लोग एकजुट हैं, हम आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में है? तो हम देखेंगे कि हमारे लिए आदिवासी शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया और हम आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जब हम इस छोटे छोटे शब्दों को देखेंगे, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से निकल के आया हूँ, बेटा जाओ करते, मैं इस परिस्थिति से निकल के आया हूँ जो 10 महीने मैंने तपस्या की है। ना तो हमारे पास में हमारी बात रखने के लिए न्यायाधीश है, कोई ट्राइबल कोई न्यायाधीश नहीं है, ना तो हमारे पास में कोई ट्राइबल एडवोकेट नहीं है जो हमारे हक अधिकार की बात करे, यदि हमें किसी तरह से फंसाया गया तो हमें इजीली रिलीज करा सके। दूसरा चीज ये है कि सत्ता शासन में जैसे कलेक्टर की भी बात करें तो कलेक्टर भी जो है मनुवादी विचारधाराओं के हैं और उसी पार्टी के जो है लोग हैं। और फिर एसपी की बात करें तो पुलिस सुरक्षा भी जो है वो भी आरएसएस से है, वो भी मनुवादी विचारधारा से। तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमको हमारा दृष्टिकोण बदलना होगा और हमारे समाज का दृष्टिकोण बदलना होगा। जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तब तक हम जो है विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जैसे हमारे शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की बात करें, ए बेटा इधर जाओ, इधर चलो, जिस हम शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की हम बात करते हैं जिन्होंने इस गोंडवाना रीजन के लिए जो लड़ाई लड़ी, तो सबसे पहले हम अपने घर को जाने, हमारे घर में हमारे पुरखों को जाने, हमारे परिवार को जाने। तो हम अपने परिवार को ना जानते, हम पड़ोसी के जानकारी की बात करते हैं और जिससे हमारा समाज पूरी तरह से फंसा हुआ है। इन सभी चीजों से हमको निकलने के लिए एक रूपता हो के, क्योंकि एसटी एससी ओबीसी जो भारतीय संविधान में दिया गया आर्टिकल नंबर 340 ये ओबीसी के लिए रजिस्टर्ड है और 341 वो एससी के लिए रजिस्टर्ड है और 342 वो एसटी के लिए रजिस्टर्ड है। और ये इसीलिए रजिस्टर्ड है क्योंकि ये इस देश के स्वदेशज हैं, इस देश के मूलज हैं। इन्होंने ही जो है यहाँ की जल जंगल जमीन को रक्षा करके और इनका सुरक्षा करके अभी तक जो है पर्यावरण को संतुलित रखा है। लेकिन कारपोरेट जो जगत है, कारपोरेट जगत ने पूरी तरह से जो है हमारे जल जंगल जमीन को नष्ट करने का, हमारे जल जंगल जमीन को समाप्त करने का जो बीड़ा उठा रखा है और उनका सहयोग करने के लिए जो हमारे क्षेत्र से चुन के जाने वाले जो विधायक सांसद हैं वो भी जो है वहां पे पहुंचकर इस बात को नहीं उठा पाते कि जो हमारा जीवन है वो जीवन जल जंगल जमीन से। आज मैं देख रहा हूँ पूरे विश्व में कि चाइना में भी फ्लड आया है, अमेरिका में भी फ्लड आया है और हमारे हिंदुस्तान हमारे इंडिया में भी फ्लड आया है। हर जगह जो है प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं से निकलने के लिए हमको जो है निकलने के लिए हमारे लोगों को जागरूक करना होगा, संविधान के विषय में जानकारी देना होगा, तब जाके जो है चीजों को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, हम चीजों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। मैं सॉरी चाहता, डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज्यादा, फोन पे फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, आप फिर से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभय ओरी जी जुड़ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर अभय ओरी जी आप अपने विचार रखिए इस विषय के ऊपर। जी धन्यवाद मैडम। सभी को कल जो विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड इंडिजिनियस डे जो मनाया जा रहा है उसकी बधाई, शुभकामनाएं। और ये जो दिवस है ये कई मायनों में पूरे समाज जो एसटी एससी ओबीसी और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमारे जैसे कई देश हैं, भारत जैसे कई देश हैं जहाँ पर जो आदिवासी समाज है या जो पिछड़ा वर्ग है उनको अधिकारों के लिए ये एक व्यवस्था की गई है और इसको इस दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को ये पता लगे कि हम पूरे विश्व स्तर पर हमारी एक पहचान है, हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक भाषा है, हमारी एक बोली है और हमारे जितने अधिकार हैं ये अधिकार हम लोगों को मिले, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को पिछले 10 सालों से हम अगर देखें तो जिस तरीके से जागरूकता आई है, सभी जो समाज हैं, जो पिछड़े हुए
वर्ग हैं ST SC OBC के, उन सब में जो अपने अधिकारों को लेके, अपने पर्यावरण को बचाने के लेके, अपने आसपास की संस्कृति को बचाने के लिए जो एक जागरूकता आई है, वो जागरूकता बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचे। इसके लिए सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं और जिस तरीके से सब एकजुट होकर पूरे विश्व में यह दिवस मना रहे हैं, भारत में देखा जाए तो सभी राज्य जो जहाँ पर भी आदिवासी निवासरत है, वो इसको बड़ी धूमधाम से मनाता है और उसके मनाने के पीछे जो चाहे रखें, इन सबको उद्देश्यों को लेके ये दिवस मनाया जाता है। और आप देखेंगे कि जो सरकारें हैं, इन सरकारों ने अभी तक इस दिवस को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत जैसे देश में बहुत बड़ा वर्ग आदिवासी वर्ग है जो बहुत पीड़ित है, शोषित है और पिछड़ा है। उनको आगे लाने के लिए जिस तरीके से और इस कामों के लिए लगे हुए हैं और लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई हमारे साथी, जैसे अभी काकोड़िया जी ने बोला कि वो जेल में रहे हैं, ऐसे हमारे कई साथी जेलों में डाल दिए जा रहे हैं क्योंकि हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को ऐसा लगता है कि सरकार से मांग जो की जा रही है वो मांग सरकार के खिलाफ है और इसी कारण से वो सख्ती करती है। मैं भी खुद 3 महीने जेल में रहा हूँ, सेंट्रल जेल इंदौर में, और हम लोगों ने इस चीज को सहा है और ये जो पीड़ा है हम सब सामाजिक संगठन के साथी लोग हैं वो सह रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि हमारी एकजुटता जो है पूरे भारत में, संपूर्ण विश्व में एक पूरी ताकत के रूप में उभरे और हम अपनी संस्कृति को बचाने में लगे। हमारी बातें जो है विश्व पटल पर हमारी बातें जाए और हम वहाँ अपनी बात को, अपने अधिकारों को बता सकें और हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम लोग सब हैं। आप सभी को एक बार पुनः बधाई, धन्यवाद। ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अबे ओरी। जिस तरीके से आपने बताया कि आप 3 महीने जेल में रह के आ चुके हैं, इसी तरह राजेश श्याम जी भी 3 महीने जेल में रह के आए। इसी तरह हमारे पास हमारे जो विधायक हैं शेखर वसावा, वो भी जेल में रह के आए, 4 महीने की जेल हुई। मतलब कि जो भी आदिवासी समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, पिछड़ा वर्ग है, आप देखेंगे तो हमारे देश की जेलें ही उन लोगों से भरी पड़ी है। मतलब हमारे जो जितना भी बहुजन समाज है उन्हीं को टारगेट किया जाता है और फिर उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी से फंसा के जेल में डाल दिया जाता है और जेल में डालने के बाद उनकी जो जमानत होती है वो भी नहीं होने देते हैं। तो इस तरह का पूरा एक षड्यंत्र हमारे समाज के साथ चल रहा है, आदिवासी समाज के साथ, दलित समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ। अब यहाँ पर कल 9 तारीख है और कल हम आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं। साथ ही अभी आपने देखा कि 1 तारीख को बहुत बड़ा फैसला आ गया और उस 1 तारीख के फैसले में जो SC ST के जो रिजर्वेशन है उसके अंदर ये दिया गया कि उसका वर्गीकरण होना चाहिए और साथ ही उसके अंदर क्रिमी लेयर की बात करी। और जबकि केस जब शुरू हुआ था तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ SCs की बात थी, जो शेड्यूल कास्ट थी उसकी बात थी, परंतु यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब को भी जोड़ दिया गया है। और मैंने देखा है कि डॉक्टर जितेंद्र मीना जी पहले भी हमारे इस YouTube चैनल पे आ चुके हैं और इसी विषय पे चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि कल आदिवासी का भी दिवस है और ये जो जजमेंट आया है उस जजमेंट का क्या असर पड़ेगा आदिवासी समाज के ऊपर या शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, उस विषय पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालते हुए डॉक्टर जितेंद्र मीना जी अपनी बात को रखिए। जी सभी को जोहार। और विश्व आदिवासी दिवस की इस पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ पर एकजुट हैं और ये मेरे लिए बहुत ही फख्र का विषय है और उसके साथ में चिंता का भी है कि पिछले अगर हम लोग देखें तो 150-200 सालों में ही अगर देखें तो पता चलेगा कि एक खास किस्म का जो एक पैटर्न बना हुआ है सत्ता प्रतिष्ठानों का कि वो आदिवासियों को लेकर के उनका रवैया कैसा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी हमने देखा था कि आदिवासी इलाकों को डिस्टर्ब करके वहाँ से
मुनाफा कमाने का एक सिलसिला अंग्रेजी हुकूमत के दौर में शुरू हुआ। मिडिवल ईरा तक तो ये था कि उन सबको आइसोलेशन में छोड़ दिया गया कि भाई तुम जैसे रह रहे हो वैसे रहिए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ये प्रक्रिया बदल दी गई और यहाँ से चाहे वो जंगल से इमारती लकड़ी हो या बाकी के रिसोर्सेज को लूट का मामला हो, कुल मिलाकर के मुनाफा कमाने के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई, आजादी के बाद भी कमोवेश वही पॉलिसी है। अंग्रेज चले गए, उसकी जगह कुछ दूसरे लोग आ गए जो प्राइवेट कंपनी अलग अलग नामों से है। उसमें सरकारें भी हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल है, अलग अलग कंपनियां भी शामिल है, लेकिन पैटर्न वही है जो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में था, वो था लूट का पैटर्न। अब रत्ना जी अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए मैडम। सॉरी। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि वो जो एक पॉलिटिक्स थी वो तो हमें दिख ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक चीज और देखा था कि हमारी पहचान को लेकर के भी एक क्राइसिस हमेशा देखने को मिला। वो दुनिया के लेवल पर भी है और वो देश के लेवल पर भी है। देश के लेवल पर देखें तो जिसके बारे में अभी राधेश्याम काकोड़िया जी बात कर रहे थे कि भाई संविधान में तो आदिवासी शब्द ही नहीं है, इसको लेकर के जयपाल सिंह मुन्ना ने संविधान सभा में सवाल उठाया था और उन्होंने बहुत क्लियर कट शब्दों में एक बात कही थी कि मुझे और मेरे समाज को जानने पहचानने के लिए आप मुझे अलग अलग नामों से जानते, कोई मुझे जंगली कहता है, कोई मुझे बर्बर कहता है, कोई आदिम कहता है, कोई क्रिमिनल कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मेरा अपना जो पहचान है वो आदिवासी के तौर पर, मैं चाहता हूं कि मुझे और मेरे समाज के लोगों को इसी नाम से पहचाना जाए। लेकिन एक राजनीति हुई, एक खेल पूरा खेला गया संविधान सभा के भीतर। जब जिस दिन संविधान सभा की बैठक में जयपाल सिंह मुंडा मौजूद नहीं थे और वो किसी कारण से रांची में आदिवासी महासभा की बैठक में थे, उनकी गैर मौजूदगी में एक प्रपोजल लाया गया और आदिवासी शब्द की जगह बदल करके अनुसूचित जनजाति कर दिया गया और उसके बाद में स्पष्टीकरण दिया गया। तो वो कम से कम मैं तो उससे नाखुश हूँ, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो स्पष्टीकरण आया। खैर वो एक बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि सीधा जंप करके 1994 के आसपास सब यूनाइटेड नेशंस ने भारत सरकार से पूछा था कि भाई क्या आपके यहाँ पर कोई इंडिजिनियस लोग हैं, क्या कोई आदिवासी हैं? भारत सरकार का जवाब था कि हमारे यहाँ कोई आदिवासी नहीं है, कोई इंडिजिनियस नहीं है, हमारे यहाँ पर तो अनुसूचित जनजाति है जो कि इंडिजिनियस तो नहीं है। और हमने सरेआम झूठ बोला, हमारे देश की सरकार ने झूठ बोला यूनाइटेड नेशंस के सामने कि यहाँ पर कोई इंडिजिनियस नहीं रहता है। ये पूरी जानने समझने का, ऐसा नहीं है कि कोई अनजाने में किसी ने कोई बात कही हो। 1947-48 में नाम बदल करके जनजाति कर देना, फिर 94 में आकर के कहना कि यहाँ तो आदिवासी है ही नहीं, यहाँ तो जनजाति लोग रहते हैं। खैर उसके बाद से आप देखिए तो पहचान की लड़ाई आदिवासी आज भी लड़ रहा है। आदिवासी की लड़ाई आज की तारीख में दो तरीके की है। एक तो वो अपनी अस्मिता की लड़ाई तो लड़ ही रहा है कि भाई ये मेरा नाम है, ये मेरी पहचान है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी भाषा है। वो एक लड़ाई तो अपनी लड़ ही रहा है, उसकी विरासत की, उसके इतिहास की लड़ाई है। दूसरा एक लड़ाई और लड़ रहा है जिसमें कि उसके अस्तित्व से जुड़ी हुई है, जिस पर कि हमला लगातार सरकार की तरफ से हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से हो रहा है, जो सरकार के साथ में ही क्लब होकर के आ रही है, जो कि लगातार उनके जल जंगल जमीन को छीन रही है। और वो हमारे सारे वक्ताओं ने ये बात कही भी थी। अब हम देखें तो पूरा उसके बाद से देख लीजिए, पिछले 30 साल से हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ रत्ना जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेंटर खुला है, ट्राइबल सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज के नाम से। पिछले 2 साल पहले एक सेंटर खुला। 30 साल से देश में क्या हो रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल होने जा रहा है। उन्होंने सेंटर ट्राइबल का है, ना तो उसके डायरेक्टर ट्राइबल है, ना उसके चीफ गेस्ट ट्राइबल है, ना उसमें भाषण देने वाला ट्राइबल है, ना उसके ऑर्गेनाइजर ट्राइबल है। लेकिन दिन कौन सा चुना है? ट्राइबल डे का, इंडिजिनियस डे का। बातें होने ट्राइबल्स के बारे में। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने एक बात कही तो वो सब पे लागू भी होती है। बोले कि जब कभी भी आपको आदिवासियों के बारे में बात करनी होगी तो आपको एक आदिवासी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमने एकदम उसके खिलाफ काम किया। हमने से मतलब हमारे समाज ने भी किया और सरकार ने भी किया कि हमने जब आदिवासी की बात होगी तो जो है सवर्ण को लाया जाएगा, गैर आदिवासी को लाया जाएगा, उस पर स्पीकर के तौर पे दलित की बात होगी
तो उसमें वही लोग होंगे, मजदूर की बात होगी तो भी वही लोग होंगे, किसान की बात होगी, महिला की बात होगी, किसी भी तबके की बात हो, स्पीकर केवल एक ही कैटेगरी के होते हैं, खास कैटेगरी वो बनी हुई है, उन्हीं के पास सारी विशेषज्ञता है। वो हमारे बारे में भी जानते हैं, वो महिलाओं के बारे में भी जानते हैं, वो दिव्यांगों के बारे में भी जानते हैं, वो दलितों की परेशानी भी वही जानते हैं, उनका भला बुरा भी वही सोचते हैं। ऐसा लगता है कि हमने तो धरती पर जन्म लेकर के बोझ ही बढ़ाया है, हमें बस अपने बारे में नहीं पता है, उन्हें हमारे बारे में भी पता है, उन्हें अपने बारे में तो पता है ही है, खैर ऑब्वियस सी बात। तो ऐसा पूरे 30 साल से चला, और 30 साल से तो खैर हम दिवस मना रहे हैं, तो ये दिवसों में भी ऐसा ही होता है। जब कभी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार जब आदिवासी दिवस, दिल्ली में पिछले 8-10 सालों से मैं देखता हूं, हर साल कभी तालकटोरा स्टेडियम या किसी बड़े जगह पर आयोजन होगा, वहां सिर्फ 2-3 तरीके के काम होते हैं। पहला, नाचने गाने का काम, दूसरा, खाने पीने के पकवानों के बाजार सजाया जाएगा, और तीसरा, उसके अलावा अगर कोई बच गया तो किसी बच्चे का एग्जीबिशन, पेंटिंग, पोस्टर वगैरह वगैरह ही होगा। लेकिन वहां पर कि भाई आदिवासी की इस देश में क्या दशा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आदिवासियों की क्या हक हुकूक है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। आदिवासियों को आगे क्या करना चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसी कोई चर्चा नहीं होती। ये सारे कार्यक्रम सरकारी है, जबकि गवर्नमेंट फंड से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चर्चा नहीं होती है। अब जिसकी हमारे भाई राधेश्याम जी कह रहे थे, डॉक्टर अभय भी कह रहे थे कि भाई पेशा के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में, इस देश में 1996 से लेकर 2024 आ गया, लगभग 28 साल हो गए, पेशा के नियम तक अभी तक सारी सरकारों ने नहीं बनाए। जो एक्ट पार्लियामेंट से पास था उसको 28 साल हो गए, और उसको 10 राज्यों में लागू भी हो जाना था, लेकिन आज तक वो 10 राज्यों ने, सावी की मैं बात कर रहा हूं, कुछ राज्यों ने बना चुके हैं, लेकिन वो बाकी के राज्य अभी तक कानून तक नहीं बना पाए अपने राज्य के हिसाब से। उसके बाद ग्राम सभा की बात हुई। ग्राम सभा के तो स्थिति ऐसी है, डॉक्टर अभय जी, राधेश्याम भाई बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो लोग आज से 5 साल पहले मर गए, उनके आज की डेट में ग्राम सभा की चिट्ठियों पे साइन करा के उनके नाम पर जमीनें ले ली गई। पूछिए डॉक्टर साहब, बताएंगे कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनें छीनी गई है। सबसे ज्यादा आदिवासी, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया, हमारे साथियों ने लगातार तमाम तरीके की कैंपेन चलाई। सरकार की जिम्मेदारी थी कि 2006 के उस वनाधिकार कानून के तहत जागृति लाते, लेकिन नहीं लाया गया। और हुआ ये कि पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर एक डेटा पेश किया और कहा कि 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग लगभग 44 लाख आवेदन इंडिविजुअल प्लस कम्युनिटी के आए हैं वनाधिकार के पट्टे के लिए। तो पट्टे के लिए उस एप्लीकेशंस में से एक्सेप्टेड कितनी हुई है? लगभग 23 लाख समथिंग, मतलब 24 लाख मान लीजिए। अभी भी उस 44 लाख में से 20 लाख एप्लीकेशंस तो वो खारिज कर रखी है। इस देश में आदिवासी आबादी कितनी है? लगभग 13 करोड़। एप्लीकेशंस आए 44 लाख के, एक्सेप्ट हुए हैं 23 लाख के। आप अंदाजा लगाइए, आज की तारीख में इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा लैंडलेस की तरफ है। लगभग 90% से ऊपर आदिवासी आबादी है जिसके पास जमीनों पर पट्टे नहीं है। वो कब्जा करके चाहे 1000 साल से रह करके आ रहा है, लेकिन आज की जो सरकार है, जो हुक्मरान है, वो कहता है कागज दिखाना पड़ेगा, और कागज के नाम पर उसके पास कुछ नहीं है। वो लाख कहता मर जा रहा है कि भाई ये जमीन मेरे पुरखों के पास थी जब ये सरकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, जब इन वन विभाग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, इनका नाम लेवा कोई नहीं था, तब से मेरे दादाजी और उनके दादाजी और उनके दादाजी यहाँ पर रहते आ रहे हैं, लेकिन उनको कागज चाहिए और कागज है नहीं। 2019 में इसी एक्ट पर एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, फरवरी लगभग 13 फरवरी और 2019 के आसपास फरवरी में ही जजमेंट आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसके पास भी जमीन का पट्टा है, जिनके पास भी पट्टा नहीं है, उन सबको जमीनें खाली करनी होंगी। लेकिन ये बात अलग है कि उस समय हम लोगों ने एक बड़ा माहौल, क्योंकि रोस्टर की लड़ाई चल रही थी, एक माहौल बना हुआ था, तो उसमें उन्होंने अपने डिसीजन को होल्ड पे रख दिया। लेकिन जिस दिन उस पर से वो पॉज हटेगा, इस देश का सबसे बड़ा माइग्रेशन उस दिन होगा, और उस दिन ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इस देश के ये जो 12.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास जमीनों पर पट्टे नहीं, 13.25 करोड़ जो लोग जिनके पास जमीनों पर पट्टे नहीं, वो कहाँ जाएंगे।
किसी को नहीं पता, अपनी जमीनों से बेदखल कर दिए जाएंगे। जो जमीन का मालिक था वो ऑल ऑफ सडन उस जमीन पर जो है इन्वेडर कह दिया जाएगा, वो इंक्रोचमेंट कह दी जाएगी, उस पर कब्जा बता करके वन विभाग आपको लाठी मारने के लिए आएगा। ये स्थिति इस देश के भीतर है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख लीजिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूरा देश देख लीजिए, सारे आदिवासी इलाकों में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के नाम पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें 60 से 70% डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आदिवासी कम्युनिटीज का है। अभी एक कैंपेन भारत सरकार चला रखी है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बाप के नाम। पूछिए डॉक्टर साहब से, पिछले 3 साल में हसदेव का 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल उजाड़ दिया। 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल, वो किसके नाम पे लगाए उन पेड़ों को? बताए कि किस नाम पर उजाड़ा गया? अडानी की तरफ से, क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया। अडानी की तरफ से कहा गया कि हमने मात्र 1,74,000 हेक्टेयर के जंगल में 8,000 पेड़ काटे हैं और एक पेड़ का मुआवजा उन्होंने 150 रुपया दिया है। अब आप में जितने से लोग हैं, 150 रुपए में एक आपके घर में रखने के लिए छोटा सा प्लांट नहीं ला सकते। 150 रुपए में उन्होंने 1,74,000 हेक्टेयर के जंगल में कह दिया कि 8,000 पेड़ कटे हैं मात्र, और वो जंगल जिसे लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। तो ये बहुत कोई नई चीज नहीं हो रही है। इस देश में अंग्रेजों ने यही काम किया था। अंग्रेज जो सिलसिला शुरू किए थे लूट का, हमारे हुक्मरानों ने भी वही किया, अलग अलग नामों से लूटा। आज की तारीख में आदिवासी इलाकों में जो सबसे ज्यादा जिस डिपार्टमेंट का टेरर है, जिसका डर है, उसे कहते हैं वन विभाग। वो दतुअन भी नहीं तोड़ने देता है। वो वन विभाग जो अंग्रेज लेकर के आए अपने मुनाफे के लिए, वो वन विभाग हमारी सरकार लगातार कह रही है कि हम तो जो है जी अंग्रेजों के बदले हुए जो लाए हुए कानूनों के बदल देंगे, आईपीसी बदल करके ये कर दी, वो का बदल के ये कर दिया, और बहुत सारे नाम बदल रहे, लेकिन वो वन विभाग नहीं बदल पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि वन विभाग वो लठैत है जो आदिवासियों को रोज मारता है, और वही है जो उनके लिए जमीनें खाली करवाता है। वही लठैत के तौर पर, जैसे सामंतों के यहाँ लठैत होते थे, ये वही लठैत है, सरकारी लठैत, जो आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हैं। कोविड के दौर में जब पूरा देश ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए भटक रहा था, उस समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर गुजरात के आदिवासी गांवों को उजाड़ा गया था। सेकंड फेज में जब सिलेंडर की भयंकर किल्लत थी, उस समय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पार्किंग के लिए 12 आदिवासी गांव उजाड़े गए थे। और जब कह रहे थे कि डिस्टेंस मेंटेन करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, उस समय पुलिस लाठियां बाज रही थी वहां पर आदिवासियों के ऊपर। 12 गांव के आदिवासी उजाड़े थे सिर्फ पार्किंग के लिए। उसके बाद की कहानी देखिए, बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। सिर्फ 2 एग्जांपल देके बात को खत्म करूंगा। एक कानून आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022। कहा गया कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये देश की सरकार कुछ प्रोजेक्ट्स लगाएगी जहां वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी। अब वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जब कानून आया तो कैसी सुरक्षा हो रही है, जैसे कि डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि पन्ना में जो अभ्यारण्य है वहां पर कूनो का अभ्यारण्य, जहां 1997 में आदिवासी 21 गांव उजाड़ करके जमीनें कब्जाई थी, वहां आज तक नामीबिया से चीते ला करके बसा लिए, लेकिन वो चीते जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन उन आदिवासियों को आज तक जमीनें नहीं मिली, वो कहाँ गए उन गांवों से उजाड़ करके, कोई पता नहीं है। ऐसे ही टाइगर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। 2 नए टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में इंट्रोड्यूस किए हैं। दोनों टाइगर प्रोजेक्ट में पहले फेज में कह दिया गया, एक में 50 गांवों को नोटिस है, जमीनें खाली करो क्योंकि यहाँ पर टाइगर बसाए जाएंगे। दूसरे में लगभग 40 गांव है धौलपुर करौली का, जिसमें कह रहे कि यहाँ भी टाइगर आएंगे, इनके लिए भी जमीनें खाली करो। पूरे देश में 18 जोन डिसाइड किए गए हैं। तो उसके जरिए करना क्या, टाइगर को तो बचाना नहीं है भाई। जब टाइगर को ही बचाना था तो पहले मरवाया क्यों था, पहले शिकार क्यों परमिट किए? टाइगर मारेंगे भी आप, बचाएंगे भी आप, और उसके चलते किसको असलियत में किसको मार देते, आदिवासी को। एक कानून लिया है, इसके चलते अब अलग अलग सफारी पार्क बनेंगे, टूरिस्ट पार्क बनेंगे, ये पार्क वो पार्क, बहुत सारे पार्क के नाम पर, वन्य जीवों के नाम पर। वो एक खेल तो वो शुरू कर दिया 2022 से। दूसरा कानून आया
वन संरक्षण अधिनियम 2023, ये दूसरा अगले साल आ गया। इसमें कहा गया कि जितनी भी नेशनल बाउंड्रीज हैं उसके 100 किलोमीटर का भीतर का हिस्सा, उस पर ना पेशा लागू होगा, ना शेड्यूल 5 लागू होगा, ना शेड्यूल 6 लागू होगा। अब 100 किलोमीटर में देख लीजिए पूरा जम्मू कश्मीर चला गया, उधर उत्तराखंड से लेकर के इधर पूरा चले जाइए राजस्थान का, गुजरात का आदिवासी, फिर महाराष्ट्र का आदिवासी, बॉर्डर एरिया का होते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट निकल गया, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल और वहां का पूरा आदिवासी उस 100 किलोमीटर में ला करके उसको कह दिया कि वहां तो ये अनुसूची 5 अनुसूची 6 लागू ही नहीं होगी। लागू नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आदिवासियों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन मिली थी अनुसूची 5 और 6 के तहत, वो प्रोटेक्शन हटा ली गई। पहला खेल। अब आइए दूसरे खेल में। कह दिया गया है कि जहां जहां नेशनल कॉरिडोर बनेगा, चाहे वो सड़क का हो या रेलवे के कॉरिडोर हो, उसके आसपास से 1 किलोमीटर के दायरे की जमीन, वो भी जो है शेड्यूल उसमें 5-6 में नहीं आएगी, ना उसमें पैसा लागू होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि हर आदिवासी इलाके से ट्रेन गुजार देंगे, रोड गुजार देंगे और उसके आसपास की जमीनें ले लेंगे, ताकि फिर वहां जाकर के अडानी अंबानी जितने भी हैं ये नी, ये सब आकर के वहां पर पैसा कमा सके। ये दूसरा खेल हो गया। तीसरा कह दिया कि हम अगर सरकार कोई डिफेंस के प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, आर्मी का कैंप, पुलिस का कैंप, किसी का भी कैंप लगाना चाहती है, तो वो भी लगा सकती है। उसमें भी हमें ग्राम सभा की या किसी सभा की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्रशासन ही दे देगा। अब ऐसे वो हो गया। उसके बाद ऐसे 3-4 क्राइटेरिया डिफाइन करके एक और क्राइटेरिया जो सबसे यूनिक है वो है एनी अदर, कानून में लिखा। अब एनी अदर की जो इंटरप्रिटेशन है, रत्ना जी आप अपने हिसाब से कर लेंगे, तिवारी जी अपने हिसाब से कर लेंगे, काकोड़े साहब अपने हिसाब से कर लेंगे, रावत साहब अपने हिसाब से कर लेंगे कि भाई एनी अदर में मुझे तो जो है ये पार्क बनाना है, मुझे यहाँ पर कुछ और टूरिस्ट सफारी बनानी है, यहाँ कुछ और बनाना है। एनी अदर में जिसको जो मन करेगा वो बनाएगा और फिर वो जमीनों पे जो प्रोटेक्शन, जिस हम लोग ग्राम सभा की उन सब की बात करें, वो सारी प्रोटेक्शन सेकंडों में खत्म हो जाएगी। और असलियत में जो लड़ाई है वो यही है कि जैसे अमेरिका के भीतर वहां के जो नेटिव्स थे, रेड इंडियंस जिनको कहते हैं, उनको खत्म किया गया, न्यूजीलैंड के भीतर खत्म किया गया, ऑस्ट्रेलिया के भीतर खत्म कर दिया गया, यूरोप के भीतर खत्म कर दिया गया, कि वहां के नेटिव्स को खत्म किया गया ऑर्गेनाइज वे में। सेम ऑर्गेनाइज वे में अब यहाँ चल रहा है। आप ये देखिए कि जब एक पेड़ माँ के नाम से कैंपेन शुरू किया है जब से पीएम साहब ने, उसके बाद में पीएम साहब ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि अंडमान निकोबार में वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, वहां एक पोर्ट बनेगा, पोर्ट जहां जहाज आया करेंगे। अब एक चीज समझिए कि अंडमान निकोबार में जारवा से लेकर के जो कम्युनिटीज है वो ऑलरेडी क्राइसिस में, उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, उनकी कम्युनिटी खत्म हो रही है। वहां आप बाहर के लोगों की एंट्री करा करके उनको कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं। और लास्ट लाइन कहकर के बात खत्म करूंगा कि इस देश में 3000 से ज्यादा भाषाएं अगले 7 से 8 सालों में खत्म होने जा रही है, जो मेनली आदिवासी भाषाएं हैं, जिनके बोलने वाले किसी के 100 हैं, किसी के 200 हैं, किसी को 500 है, किसी का 1000 है, किसी के 10,000 है। वो भी पूरा का पूरा क्राइसिस हमारे देश में चल रहा है। ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जब ये दिवस मना रहे हैं तो अपने राइट्स को लेकर के सजग रहे और उसके साथ साथ हम ये जाने कि आखिर में ये सरकार जो कहती है कि हम जो है शांतिपूर्ण देश है, वो युद्ध छेड़े हुए कुल मिला। जी जितेंद्र जी हम फिर आएंगे हो सकता है, और आपके लिए तो एक पूरा का पूरा मतलब प्रोग्राम भी रखना पड़ेगा कि जो आपकी समझ है वो समझ पूरे बहुजन संवाद के जितने भी दर्शक हैं उन सब तक जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं विद्या भूषण रावत जी, जो ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तराखंड से आए हैं, तो ये भी काफी अच्छी समझ रखते हैं ये आदिवासी मुद्दों पर। तो मैं चाहूंगी कि विद्या भूषण रावत जी आप अपने विचार रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सबको शुभकामनाएं विश्व आदिवासी दिवस की। देखिए ये सवाल जो जितेंद्र जी ने उठाया, आज़ादी के बाद से ही ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू था और सही बात तो ये है कि कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा की वो बहस हमें पढ़नी चाहिए सबको, क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि इसमें एक फॉली है हमारे में, मतलब हम लोग क्योंकि सब संविधान को लेकर के आजकल बात करते हैं,
लेकिन हकीकत बात यह है कि इन टर्म्स ऑफ आदिवासी, जो पूरा प्रश्न आदिवासियों का था, जो आना चाहिए था उस समय, जो जयपाल सिंह मुंडा जी लगातार इस बात को बोल रहे थे, शेड्यूल्ड कास्ट की तरह शेड्यूल्ड ट्राइब कर दिया गया कि जैसे वो भी जाति है। ये एक बड़ा खतरनाक प्रयोग था, जो आज भी जो है, जब आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किया जिसका आदिवासियों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, वो वहां पर भी उस जजमेंट को वैसे ही, देखिए शेड्यूल्ड कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही बोला उसमें डाइवर्सिटी उस टाइप की है, अलग अलग ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, डाइवर्सिटी है, वो आदिवासियों में भी है। लेकिन आदिवासियों का टर्म ही बिल्कुल शेड्यूल्ड कास्ट की तरह नहीं है, उनमें ग्रेडेड इनइक्वलिटी नहीं है, वो अपने अपने इलाकों में है, लेकिन उसको बोल दो ग्रेडेड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। तो एक प्रश्न जो है आदिवासियों का सवाल जो है, असल में जो है, जब हम बहुजन की बात करते हैं तो कई बार जो है हम उसको मिला देते हैं। SC ST OBC सबको साथ आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ाई तो लड़नी चाहिए सबको मिल करके, लेकिन आदिवासियों का प्रश्न जो है वो दोनों से बहुत अलग है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब हम विश्व आदिवासी दिवस की बात कर रहे हैं तो वो विश्व आदिवासी दिवस है, हम उसको जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी मिला करके मूल निवासी दिवस और उसमें SC ST OBC मिला करके कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं था न है। मूल निवासी का जो अंतरराष्ट्रीय पैमाना है वो इंडिजिनस पीपल है, जो आदिवासी जिसका नोमेनक्लेचर इंडिया में होता है। और उसमें अभी क्या हो रहा है कि जैसे बहुत सारे संगठन आ गए हैं सब, तो उसमें सबको जोड़ करके जी हम सब मूल निवासी हैं, और कल विश्व मूल निवासी दिवस जो है सब लोग मना रहे हैं। वो इंडिजिनस पीपल का और उसका सीधे सीधे रिलेशनशिप भी है नेचर के साथ में, जो लोग प्रकृति के साथ में है, जिनके जो परंपराएं हैं अभी भी उसी पे हैं, वो आपके जो बहुमत का जो पूरा एक सिविलाइजेशन है उसको फॉलो नहीं करता, अपना सिविलाइजेशन उसका चल रहा है, उस सिविलाइजेशन पे उसको गर्व है, जो प्रकृति के साथ लगातार उसका संरक्षक भी है, उसके साथ चल भी रहा है। तो देखिए आज इसलिए भी जरूरत है आदिवासी दिवस को और अच्छे से समझने की, कि जैसे जितेंद्र जी ने कहा, बात है मैं बोलता एनहिलेशन ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर भी है, आपने पूरा स्लॉटर किया है, आप बस्तर से लेके सब जगह जाके देख लीजिए, लेकिन क्यों नहीं होता उस पर सवाल? क्योंकि हमारे बहुजन आंदोलन के अंदर ही जो विकास की परिभाषा है, जिसको मतलब सबको लगता है कि विकास का मतलब जो है, आप बिल्कुल एक धारणाओं में बिरसा मुंडा को समझ लीजिए, जो अपनी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हमारी क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात, आदिवासी का जो जमीन का सवाल है उसकी क्षेत्रीय स्वायत्तता, उसके वो संरक्षक रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं उनके सवालों में बहुत बड़ा अंतर है इस चीज को लेकर के। और इसीलिए जो है कई बार जो है लोग उसको समझ नहीं पाते। हम सब बोलते हैं कि भाई दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब एक होना चाहिए, लेकिन अगर हकीकत में वो कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है, और इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं अरे आदिवासियों को तो पता ही नहीं है, उनकी तो समझ ही नहीं है, वो तो जंगल में ही रहते हैं, पढ़ते नहीं है। अब जैसे कि मतलब आप लोगों को आकर के सबको टाई लगाना पड़ेगा हर मंच पे, तो वो सबकी जरूरत नहीं है। आदिवासी अपने जो उसका वेशभूषा है, जो अपने तौर तरीके हैं, उसमें वो खुश है। और मैं समझता हूँ आने वाली जनरेशन, हम लोग अगर समझ जाएं तो हमारी जनरेशन को ये समझना पड़ेगा कि वही वे ऑफ लाइफ चलेगा आने वाले टाइम में। आज जो पूरा हम क्लाइमेट क्राइसिस देख रहे हैं, हम पूरा जो हालत देख रहे हैं दुनिया भर की, वो क्या है? वो हमारे विकास के मॉडल की पोल भी खोलता है। ये विकास का मॉडल जो है वो सबका नहीं है, ये विकास जो है वो 2-4 लोगों का हो रहा है। जिस तरह से क्यों नहीं पहले से आदिवासी इलाकों में लोग गए? जब स्कूल खोलने की बात थी, जब हॉस्पिटल खोलने की बात थी, तब क्यों नहीं गए? अब क्यों गए? क्योंकि पता है कि वहां सोना है। आदिवासियों के लिए वो सोना जो है वो प्रॉफिट का सवाल नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, हमारी हेरिटेज है। मैं जब उत्तराखंड के अंदर बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि गंगा जो है या हमारे पहाड़ जो है वो तुम्हारे लिए सोना है। तुम लाके जो कि गुजराती कंपनियों को ठेके दे दो, पूरे केदारनाथ और बद्रीनाथ तक पहुंच गए हैं ला करके, और वहां जाकर के एक भी स्थानीय नागरिक को नहीं है। पहाड़ का आदमी ऐसा लगता है कि वो पिंजड़े में बंद हो गया है उसकी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी बहुत कम है। और ये पूरा विकास के मॉडल ने पूरे इलाकों में जो जैसे ट्रेन भी आप वहां पहुंचाना चाहते हैं, 4 लेन रोड भी आप करना चाहते हैं, आप प्रकृति से लड़ रहे हैं, प्रकृति आपको इतने थप्पड़ मार रही है पकड़ पकड़ के, उसके बाद नहीं समझ रहे हैं। अभी भी आप देख लीजिए 2 दिन पहले तक जो है केदारनाथ में कितना भयंकर जो है पूरा जो इन्होंने बनाया था सब बहा के ले गए, इवन पावर प्रोजेक्ट्स भी जो है बह गए हैं कई जगह पे। तो अब ये समझ लीजिए कि उसके बाद समझ नहीं है, क्योंकि जो ये पूरा कैपिटलिज्म का मॉडल है, और माफ कीजिएगा बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, कईयों का अमेरिकन मॉडल है, कई लोग बोलते हैं कि साहब वही हमारे बढ़िया वो है। तो जब ये कॉन्टेक्स्ट बदल जाते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि
जो पूंजीवादी जो पूरा विश्व है, ये पूरा हम उसी मॉडल पे चल रहे हैं। और उस मॉडल के हिसाब से जो हमने देखा कि संसाधन, उसको संसाधन बना दिया। नदी संसाधन है, पहाड़ संसाधन है, हमारे लिए वो हमारी संस्कृति है, उनके लिए वो संसाधन है, उसके लिए वो प्रॉफिट का हर एक धंधा है। और हर जाके जो है नियामगिरी से लेके सब जगह तक आप देखिए उनका वही हाल है। और इस मुद्दे पर और लोग इसलिए नहीं आते, कहीं को लगता है कि विकास तो होना ही है, विकास तो होना है। तो मैं लोगों को कहा, बहुत बार मैं सारे इलाकों में गया हूँ, दक्षिण से लेके पूरब तक, और मैं बता सकता हूँ, एक बार मैं कोडमकलन में था, तो जब वहां पर मैं गया एक इलाके में, तो लोगों ने मुझको, मैंने कहा जानबूझ के एक सवाल पूछ दिया कि भाई देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए कुछ लोगों का बलिदान होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि सर वो दिल्ली में क्यों नहीं लोग बलिदान करने को तैयार होते हैं। बात सही है कि कोई प्रोजेक्ट दिल्ली में क्यों नहीं लगता, बीच कनॉट प्लेस में लग जाए ना, और तब जरा विस्थापित करके दिखाइए जो वहां पर पुराने बनिया और बड़े बड़े दुकानदार बैठे पड़े हैं, उनके 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 घर उजाड़ के देखिए तो पता चल जाएगा आपको। क्योंकि इतने सालों से जो पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का इलाका, मैं उस इलाके में पूरा घूमा हूँ, पूरे कोल आदिवासियों की जो बेल्ट है उस इलाके में ये जो वन विभाग है जो आपने बोला, वो पूरा टेरर है। कहीं भी जाके अब वो क्या होता है कि आपकी फसल आपको लगाने देगा कई बार, और जब वो पकने का समय आएगा तब वहां पहुंच जाएंगे, तब बोलेंगे तुम्हारे कागज दिखाओ, तुम्हारे ये करो वो करो। और पूरे अधिकांश राज्यों में, शायद उड़ीसा महाराष्ट्र को छोड़ करके, 2-4 राज्यों को छोड़ करके, फॉरेस्ट राइट एक्ट कहीं भी लागू नहीं हो रहा, ईमानदारी से कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा, और उसका कोई कंसर्न भी नहीं है। और इसीलिए कि आदिवासियों को, जैसे जितेंद्र ने बहुत सही बात की कि जितने सम्मेलन होते हैं उसमें उनको सिवाय डांस नाच करने के ऐसा बना दिया जाता है कि जैसे ये एक देखने वाली वस्तु है और ये सोच नहीं सकते अपने बारे में, या अपने बारे में लिख नहीं सकते। और बार बार ये बात है, और ये बात समझनी चाहिए सबको, चाहे वो कहीं पर भी हो। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो इतने सालों में देश के संसाधनों की लूट है, वो लूट का सवाल जरूर आना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब पूरी दलित बहुजन का विमर्श है, उस दलित बहुजन के विमर्श में कई बार ये चीजें गायब होती हैं, और इस गायब होती है कि भाई ये हमारे सवाल नहीं है, ये हमारे सवाल हैं। मैं बोलता हूँ बिरसा मुंडा उतना रेलेवेंट है हमारे लिए, जाकर के उनके गांव जाकर के देखिए, सिद्धू कानू के गांव जाकर के देखें क्या संघर्ष उन्होंने उस दौर में किया था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो ये जो पूरा कई बार जो पूरी बहस में जो है, अंग्रेज अच्छे थे, वो भारत में आए थे, ये जो बहस है, इस बहस से हमको समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा संघर्ष, मैंने तो जब इतिहास का मैं काम कर रहा था तो मैंने कहा कि 1857 से पहले आदिवासी इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हुआ है, और झारखंड से लेकर उड़ीसा तक जो है उन्होंने विद्रोह किया है। तो ये संघर्ष की, आदिवासियों का संघर्ष बहुत मजबूत संघर्ष है। लेकिन मैं कहूंगा कि भारत सरकार को, आज भी मैंने 4-5 साल पहले एक लेख लिखा था कि डिक्लेयर आदिवासी एज इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि उससे उनके प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म और मजबूत होते हैं। भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशंस है वहां के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी क्या जवाब दोगे आप? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कहीं पर भी जो जिस तरह से आदिवासी के नाम पे आप किसी को भी अंदर कर दो, तो मैं आपको फिर से बुला लूंगी। हाँ, नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हमारे साथ प्रोफेसर माधव सरकुंडे जी भी जुड़े हुए हैं, साहित्यकार हैं, यवतमाल महाराष्ट्र से आते हैं जी। माधव सरकुंडे जी, आप अपने विचार प्रकट कीजिए प्लीज। नमस्कार, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, हो गया। यस। आदिवासी दिवस के सभी को मैं बधाई देता हूं। और अभी तक ये यहाँ पे जो विचारक है उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मैं भी, मुझे दूसरा भी कार्यक्रम है, अभी जाना है, इसलिए मैं मेरे विचार रखता हूँ इन्हें ब्रीफ, और मुझे जाना है उधर। तो पहला मुद्दा है कि संविधान सभा में आदिवासी क्यों नहीं बोला, कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे। और वो बात करते हुए ये भी बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये मुद्दे पर ज्यादा लक्ष्य नहीं दिया है, वहां पे उन्होंने कंसंट्रेशन नहीं किया है। बिरसा मुंडा ने बार बार उनको जयपाल सिंह मुंडा ने बार बार उनको पूछा है कि हमको आदिवासी क्यों नहीं कहते। और जो वो संविधान सभा में चर्चा, अलग अलग कमेटियां थी, अलग अलग ट्रांसलेशन कमेटी थी और दूसरे भी कमेटी थी,
घनश्याम गुप्ता थे वहां पे, ये भी ठक्कर थे, और इन्होंने कुछ ये आदिवासी का ये करते थे, आदिवासी का जस्टिफाई करते थे। ये भी ठक्कर, वो आदिवासी के नहीं थे, वो लोहाना समाज के थे, लेकिन आदिवासी का नेता करके कांग्रेस ने उनको प्रोजेक्ट किया था। तो ये मुद्दा ऐसा है कि आदिवासी को 7-8 नामों से वो उस समय सजेस्ट किया था, नॉमेनक्लेचर क्या देना है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया कि ये आदिवासी शब्द है, अस्पृश्य के जैसा शब्द है, इसलिए उन्होंने बताया कि मैं आपको अच्छा शब्द देता है, ऐसे एक नॉमेनक्लेचर देता हूं, शेड्यूल ट्राइब करके दे दिया। शेड्यूल का कोई मतलब नहीं है, शेड्यूल का तो ये सूची है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राइब करके ये जो है वर्ड है, उन्होंने बताया कि अस्पृश्य के जैसा ये शब्द है, ये संज्ञा अस्पृश्य जैसी है, तो इसको बदलना चाहिए। आज हमने क्या करना चाहिए कि हमारे जो 47 एमपी है वहां पे, कितने दिन से वहां पे जा रहे हैं सब पार्लियामेंट्री में, मुझे ये प्रश्न पड़ता है कि उनके दिमाग में कभी कभी ये शब्द क्यों नहीं आता कि बदलने का। तो हमारे सब लोगों ने, ये जो खासदार है हमारी एमपी है वहां पे, राज्यसभा में हो या लोकसभा में, उन्होंने नया प्रस्ताव रखना चाहिए, और ये शेड्यूल आदिवासी ऐसा करना चाहिए। शेड्यूल इसलिए है कि ये सूची है ना, ये याद, ये लिस्ट है, लिस्ट में क्या आदिवासी ऐसा शब्द रखना चाहिए। और सेकंडली आई वांट टू टेल यू दैट ये आदिवासी शब्द बहुत पुराना नहीं है। अपने को लगता है कि हमको आदिवासी कहना चाहिए, बहुत पुराना वर्ड है, ये नहीं है। ये 1935 को कॉइन किया गया है, ये ठक्कर बाबा ने कॉइन किया गया। वहां पे आदिवासी का एक संगठन बनाया था झारखंड में, उसका अध्यक्ष ये थे ठक्कर बाबा, और पहली बार विस्तार से ये शब्द डेविड हार्डिमन करके एक अंग्रेज इतिहासकार था, उसने किताब लिखा है, उस किताब में पहले बार उसने ये शब्द बार इस्तेमाल किया, यूज किया वहां पे, और बाद में सभी भारत में महात्मा गांधी ने और सभी लोगों ने आदिवासी आदिवासी करके। तो ये आदिवासी हमारी अस्मिता चाहिए। हमारे अभी हमारे साथी ने बोला कि इंडिजिनियस की हिस्ट्री अलग है। इंडिजिनियस का अर्थ बहुत संकुचित है हमारे लिए। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इंडिजिनियस क्राफ्ट भी कहते हैं। इंडिजिनियस वहां पे बाहर के जो कॉलोनीज आए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, और वहां में एनक्रोचमेंट करने के बाद उन्होंने, वो जो नेटिव थे, उन्होंने जो संघर्ष किया, उसने इंडिजिनियस, हमारे लिए आदिवासी शब्द ही बहुत पर्याप्त शब्द है। आदिवासी शब्द के लिए हम एक सपोर्ट करना चाहिए और इंसिस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी बाजू इसकी ये है कि यहाँ पे जो आरएसएस है, आरएसएस वाले जो है, उनको आदिवासी शब्द नहीं चाहिए, उनको इंडिजिनस चलता है एक बार, क्योंकि आदिवासी कहे तो वो आदिवासी ये देश का मालिक बन जाता है ना। तो वो ये उन्होंने, हमारे मीना साहब ने बताया कि वो यूनो में बताया है कि ये आदिवासी नहीं है, ये यवतमाल हमारे यहाँ का वो सहस्त्रबुद्धे था, ये अमरावती का सहस्त्रबुद्धे था। उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि बता दो ऐसा यूनो को कि यहाँ पे कोई आदिवासी नहीं है, ये सब जनजाति है। तो ये बात ऐसी है कि मुद्दे पे आता, एक ही मुद्दा बोलता हूं और मैं ये बात खत्म कर देता हूं कि यहाँ पे जो संघर्ष चल रहा है, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तरांचल, राजस्थान, यहाँ के समस्या और महाराष्ट्र की समस्या अलग है। सही बात। ये 2 जिले चंद्रपुर और गढ़चिरौली छोड़ दिया तो